हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हुआ? परेशान हो यार? किस बात की परेशानी? पढ़ाई तो बहुत की है ना आप लोगों ने, फिर परेशान क्यों हो? क्या कह रहे हो? एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर परेशान हो आप लोग? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर परेशान हो? बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। देखो, पढ़ाई तो आपने बहुत कर ली, बहुत कर ली। हाँ, थोड़ा ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए नए हैं, तो कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम डरना नहीं है, कूल माइंड से क्वेश्चंस करने हैं। और मैं आपको ये कहता हूं कि भाई आपने असर्शन रीजन को लेकर परेशान हो तो भूल जाओ, भूल जाओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे। और हम लोग मिलकर बैठकर करेंगे तैयारी, ठीक है? और आप लोग अच्छा करके आओगे, मुझे पता है, ठीक है? तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पर टर्म 1 ग्रेड 10 के बच्चों ध्यान दो अच्छे से। और मैं आज आपको लगभग 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन के कराने वाला हूं। और ऐसा नहीं 10 क्वेश्चन से खाली होंगे, इन 10 क्वेश्चन के साथ आपके 10 टॉपिक हो जाएंगे। क्या बच्चों? 10 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो परेशानी की बिल्कुल बात नहीं है। पढ़ाई.com तैयार है आपके लिए। चलें, स्टार्ट करें बढ़िया तरीके से। डर तो नहीं लग रहा है? अरे डरने की क्या बात है, जब बायो सर प्रेजेंट है आपके साथ में, ठीक है? दिस इज एसपी गौतम सर, बायो सर। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ग्रेड 10 टर्म 1। और क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है भाई? प्लांट लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ध्यान देने वाली बात सबसे पहले यह होती है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप असर्शन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। वेरी वेरी, मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं। तो प्लांट लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, राइट, ये एक स्टेटमेंट हो गई। रीजन पे आइए। रीजन में खुद में एक स्टेटमेंट होती है बच्चों, प्लांट यूजली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो अब पहले काम आपका ये होता है, अच्छा आपको पता है ना पैटर्न? पैटर्न तो पता है ना? चलो पहले वो बता देता हूं आपको, फिर क्वेश्चन समझने की तैयारी कैसे होगी, क्वेश्चन को कैसे समझोगे उस बारे में समझेंगे, ठीक है? उस चीज को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आप लेंगे यार ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। असर्शन रीजन के बेस पे 4 ऑप्शन हैं, अब चारों में से एक चूज करना है आपको। तो असर्शन यानी ए कब चूज करते हैं हम लोग? जब हमारे पास असर्शन एज अ स्टेटमेंट एंड रीजन एज अ स्टेटमेंट दोनों ही सही हो, और साथ ही साथ हमारा जो रीजन है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हो, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन, यानी कि तो ये चीज अगर है, आपको लगता है, तभी आप ए ऑप्शन चूज करना। अगर आपको लगता है सर असर्शन एज अ स्टेटमेंट ठीक है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, और रीजन एज अ स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो बच्चों फिर आप ए ऑप्शन नहीं लेंगे। उस केस में आप ऑप्शन लेना बी, ठीक है? जब दोनों स्टेटमेंट असर्शन रीजन सही हो लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन ना कर रही हो, उस केस में आप लेंगे बी ऑप्शन, ठीक है? सी ऑप्शन कब लेते हैं ये ध्यान देना, कई बार चेंज हो जाता है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ए और बी तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाले हैं। सी और डी में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट, तो ध्यान देना इन दोनों पर भी। अगर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आप सी ले रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। असर्शन फॉल्स है, रीजन एज अ स्टेटमेंट ट्रू है, तो ही आप डी ले रहे हैं। कई बार क्या होता है, लास्ट वाली स्टेटमेंट यहां पे ये जो है ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, तो उससे परेशान मत होना, जो आपके उनको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है? अब देखो, अब इसको पढ़ो हमसे। प्लांट लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है? तो क्या सोच रहे हो, प्लांट के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं क्या? नहीं भाई, एज ए स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो नहीं होते। रीजन कहता है प्लांट यूजली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हां, यह भी बात सही है कि प्लांट यूजली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हां, एब्जॉर्ब तो कर रहा है। तो प्लांट यूजली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बिल्कुल ठीक है। सॉइल से
वाटर के साथ असेंशियल न्यूट्रिएंट प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप जो देख रहे हैं एकदम सही स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू यहां दिख रही हैं कि प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड नहीं है। प्लांट के सरफेस पे जो लीव्स है, लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू ये अपने वेस्ट मटेरियल क्या कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है, तो ऑक्सीजन इसका एक रिलीजिंग मटेरियल होगा, वेस्ट होकर वो रिलीज कर दिया, नहीं चाहिए, चलो ठीक है। और भाई कहीं लेंटिसेल्स हैं, कहीं कुछ हैं जहां से ये अपने वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रहा है, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, डिस्पर्स है पूरी बॉडी के ऊपर जो भी है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी सही है, लेकिन क्या ये आपको लग रहा है रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, यहां रीजन कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट की बात कर रहा है और असर्शन अलग ही है। दोनों स्टेटमेंट खुद में सही है, लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। तो हमारा क्या आंसर होगा? अब आपके पास है तैयार, यानी कि आप लेंगे इस केस में बी ऑप्शन, कि जब बोथ असर्शन एंड रीजन एज अ स्टेटमेंट सही हो पर रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, देन वी टेक बी ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से ये वाला आपका जो क्वेश्चन है आपको समझ आ गया होगा प्रॉपरली। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द सेकंड क्वेश्चन वी हैव, असर्शन एज अ स्टेटमेंट क्या कह रही है बच्चों? इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज एल्कोहल। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना, परेशान तो नहीं हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन में वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एल्कोहल होता है, हाँ होता है बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है ना, इथेनॉल बनता है ना, सही बात है ना, इथेनॉल बनता है जी। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, कोई स्टेटमेंट कोई इशू नहीं है। अब रीजन की बात करते हैं, रीजन को पढ़ें जरा एक बार। रीजन आ गया हमारे पास, देयर इज एन इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ भाई, ये बात सही है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो ग्लूकोज कैसा पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है क्या? नहीं, पार्शियली या इनकंप्लीटली ब्रेकडाउन होकर इथेनॉल बना रहा होता है। आप लोगों ने सबने रिएक्शन पढ़ी है, C6H12O6, राइट? क्या हो रहा था यहां पर भाई? पहला स्टेप तो यही था ग्लाइकोलाइसिस के केस में, तो मतलब जो साइटोप्लाज्म हुआ था ग्लाइकोलाइसिस के केस में आपका पायरुविक एसिड बनना, लेकिन जब वो एनारोबिक कंडीशन में गया तो ये हमने कह दिया डायरेक्टली, हमने कह दिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2। तब एब्सेंस ऑफ O2 हो गया, यानी कि पहला स्टेप तो सही रहा था। अब ऑक्सीजन है या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या बन जाता था? ये हमारे पास इथेनॉल बनता था, C2H5OH, C2H5OH, ये हमारे पास इथेनॉल हो गया था। प्लस हमारे पास बाई प्रोडक्ट और भी बन रहे हैं, पर हमारा मेन फंडा है कि क्या इथेनॉल, क्या आपका ग्लूकोज पूरी से ब्रेकडाउन हुआ? यहां पर नहीं हुआ, इथेनॉल बन गया, राइट? तो यहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, तभी यहां इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ था। यानी यहां पर असर्शन एज अ स्टेटमेंट ठीक है, रीजन एज अ स्टेटमेंट भी ठीक है, और रीजन असर्शन को ही एक्सप्लेन कर रही है। तो जब ऐसा हो तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग ऑप्शन ए चूज करते थे, इसलिए आंसर यहां पर ए होगा। डन है ना? अगर सोचो, अगर ये कह रहा होता कि यार देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अगर ऐसा कहता ये, तो ये रीजन स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही होती, फिर बी पे चले जाते आप, और वहां पर एनारोबिक ना होके एरोबिक होता, फिर ये लिखता इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एडीपी जो बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक होती, लेकिन आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही होती। तो पहला फंडा यही है, आप रीजंस और स्टेटमेंट जो भी हैं, असर्शन और रीजन को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या रीजन असर्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही है, नहीं दे रही है तो बी, दे रही है तो ए। ठीक है, चलो ए और बी में कंफ्यूजन होता है, बाकी आप लोग कर लोगे, हमें पता है ए और बी में ही कंफ्यूजन होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्लांट देयर इज अ नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये असर्शन है। चलो ठीक है, ये बात सही है कि प्लांट में कुछ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे कि एनिमल्स में लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, या स्किन एज अ ऑर्गन है इन केस ऑफ एम्फीबियास एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स।
तो ऐसा प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, चलो ट्रू स्टेटमेंट है, कोई इशू नहीं है। रीजन एज अ स्टेटमेंट रीड करके देखो बच्चों, प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। हाँ यार, ये बात तो सही है कि प्लांट की जो नीड है गैसेस एक्सचेंज की बहुत ज्यादा नहीं है। प्लांट को बहुत ज्यादा नीड नहीं है गैसेस एक्सचेंज की, तो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि जब कोई नीड होती है तभी उसके लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। जब प्लांट को ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं थी तो रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज भी ज्यादा नहीं हुआ। जब ज्यादा रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी नहीं है। यानी आप ये देख रहे हो कि यार ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गई है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है। ये इसके बारे में बता रही है कि भाई प्लांट को देयर इज नो नीड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्यों नहीं है? क्योंकि गैसेस एक्सचेंज ज्यादा नहीं होता, ये भी रीजन है। तो बिल्कुल सही है। आप इन चारों में से क्या ऑप्शन लेंगे? क्योंकि पता है आपको असर्शन भी ठीक है, रीजन भी स्टेटमेंट ठीक है और रीजन एक्सप्लेन कर रही है असर्शन को, तो आप जाएंगे वन ऑप्शन पर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना? ध्यान से करना। नहीं आया तो कमेंट सेशन मुझे लिख के बताना, सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया है, तो हम दोबारा इसको समझाएंगे, राइट? और समझ आ गया है तो थम्स अप तो बनता है यार, ठीक है, लाइक तो बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, एक और क्वेश्चन, एक और टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए। बाइल इज एन एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। क्या सोचते हो, बाइल जरूरी है क्या लिपिड के डाइजेशन के लिए? पहले एसेशन को देख लो ना, समझ लो। तो बिल्कुल कहूंगा हाँ यार जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? आप देखिए ना, लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल क्या करता है? बाइल से सबसे पहले बाइल का हमने ऐड किया, तो बाइल बेसिकली एमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? ये एमल्सिफिकेशन करता है। हमने कर दिया भाई, एमल्सिफिकेशन कर दिया बच्चों। जब एमल्सिफिकेशन हो गया तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एमल्सिफाइड लिपिड। नाउ दिस इज कॉल्ड एमल्सिफाइड लिपिड। अब इस एमल्सिफाइड लिपिड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो पहली बात तो मैं समझ आती है कि हाँ, बाइल इज असेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड, क्योंकि जब एमल्सिफाइड लिपिड पर लाइपेज काम करेगा तो प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से लिपिड यानी एमल्सिफाइड लिपिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए रीजन की स्टेटमेंट क्या कहती है। बाइल जूस कंटेन एंजाइम। क्या सोचते हो आप लोग, क्या बाइल जूस में एंजाइम होता है? सोचो, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेशन में कि सर बाइल जूस में एंजाइम होता है नहीं होता। अगर ये समझ आ गया है, ये वाला पॉइंट आप जानते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत आसान है। अगर ये फंडा ही नहीं पता आपको तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो मुझे कमेंट सेशन में जल्दी से बताओ सर कि बाइल जूस में एंजाइम होता है या नहीं होता। दूसरी बात मुझे ये भी बताओ कि बाइल जूस में होता क्या है फिर भाई। अगर नहीं होता कह रहे हो तो फिर होता क्या है, ये भी कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आपको पहला पॉइंट तो यही लिखना है कि सब बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते। ठीक है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते, नो एंजाइम। जब कोई एंजाइम नहीं है तो पहली बात तो हमें यह क्लियर हो गई कि बाइल जूस कंटेन एंजाइम, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमने कहा ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब क्वेश्चन तुम्हारा आंसर निकल गया, क्वेश्चन का आंसर निकल गया। जैसे अगर यहां चूज करना है तो हम क्या लेंगे भाई? जब हमारे पास असर्शन ठीक है और रीजन स्टेटमेंट गलत है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, हमारा ऑप्शन सी चला जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन हम ये नहीं कि यही क्वेश्चन आप तैयार कर लिया तो हो गया, मजा आ गया, नहीं। आप टैग ऑन क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो पता होना चाहिए यार कि बाइल जूस में होता क्या है फिर। तो बाइल जूसेस में एंजाइम तो होते नहीं है, पर इसके अलावा बाइल सॉल्ट होते हैं। तो आपको माइंड में याद होना चाहिए बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं। व्हाट आर द डिफरेंट बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द बाइल जूसेस। तो आप जो एमल्सिफिकेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, मान लीजिए क्वेश्चन यही बन जाता कि वो अगर आपसे एग्जामिनर यही पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट बाइल सॉल्ट which is responsible for the emulsification of lipid, तो आप आंसर क्या देंगे? तो आप लिखेंगे बच्चों सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम
ग्लाइकोकोलेट। तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट ये तो हो गए हमारे पास दो बाइल सॉल्ट। चलो बाइल सॉल्ट याद हो गया। अगर मैं आपसे एक चीज और कहूं, क्या भाई बाइल सॉल्ट तो आपको याद हो गया, लेकिन आपको अगर यह पूछा जाए कि बाइल सॉल्ट के अलावा बाइल पिगमेंट भी तो प्रेजेंट होते हैं, तो बाइल पिगमेंट कौन से होते हैं ये बताओ। मैं बाइल पिगमेंट कौन से होते हैं आप ये बताइए। तो क्या लिखोगे इस केस में, बाइल पिगमेंट कौन से होते हैं बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे बाइल पिगमेंट क्या बच्चों। तो बहुत आसान है वैसे, बाइल पिगमेंट आपको लिखने हैं तो लिखिए। तो बाइल पिगमेंट जो बाइल जूस में प्रेजेंट हैं आप लिखेंगे कौन कौन से, यस बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो आप ये दोनों पिगमेंट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन याद रखिएगा दोनों, राइट। जब किसी पर्सन में जॉन्डिस हो जाता है तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्रेकडाउन होता है लीवर में और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनना ज्यादा शुरू हो जाता है। इसमें बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि बिलीरुबिन का कलर येलो होता है और बिलीवर्डिन का कलर ग्रीन होता है। और जिस पर्सन को जॉन्डिस हुआ है उसकी स्किन में येलोइशनेस आ जाती है, आई में येलोइशनेस आ जाती है, बिकॉज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ कौन सा रुबिन पिगमेंट विच इज वन ऑफ द बाइल पिगमेंट, राइट है जी। याद रहेगा बच्चों। तो आपको यहां पर एक पॉइंट ये याद हो गया कि बाइल जूस में होता क्या है, मेनली बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट एंड अदर मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम नहीं होता है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, 100% के साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज काफी पूछी जाती है आपके एग्जाम के लिए, आगे वाले में भी। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। इस क्वेश्चन में आप क्या सीखने वाले हो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हो बच्चों, पहले ही सोचो असर्शन की स्टेटमेंट क्या सही लग रही है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली कह रहे हैं, मेनली कह रहे हैं ये, ठीक है। कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलो ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। मैं कहता हूं 30% स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट हो जाती है, किसमें, माल्टोज के अंदर, माउथ के अंदर। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्टेड इन माउथ, पहली बात तो याद रखेंगे। फिर स्टमक में भी थोड़ा डाइजेशन हो जाता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है स्टमक में, तो स्टार्च का फर्दर डाइजेशन होगा, यानी थोड़ा और स्टार्च डाइजेस्ट हुआ माल्टोज में। फिर ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है पहुंचता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ड्यूडेनम में। कहां पर बच्चों, ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में यहां पर पैंक्रिया से भी एंजाइम आ रहे हैं और इंटेस्टाइन से भी एंजाइम वहां पहुंच रहे हैं, है यहां पर इंटेस्टाइन में है ही है वो रीजन। तो मेजर डाइजेशन या मिनिमली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैं कह सकता हूं कोई इशू के साथ नहीं कि यहां होता है भाई, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। क्यों, कार्बोहाइड्रेट का मेनली डाइजेशन कहां, इंटेस्टाइन में क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम वाले रीजन पर जहां मेजर डाइजेशन है वहां पर पैंक्रेटिक एमाइलेज भी पहुंच गया है, कुछ इंटेस्टाइन के भी एंजाइम्स हैं जो फर्दर डाइजेस्ट करेंगे। तो मेनली डाइजेशन तो यहां होता ही है कार्बोहाइड्रेट का इंटेस्टाइन में। तो ये स्टेटमेंट हो गया बिल्कुल ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आओ समझो रीजन की स्टेटमेंट होगी। रीजन क्या कह रहे हैं हमसे, रीजन कह रहे हैं पैंक्रेटिक जूस कंटेन एंजाइम लैक्टेज। क्या अगर आपको ये वाला फंडा क्लियर है तो यहां क्वेश्चन ठीक है, आप कर लोगे। अगर ये नहीं पता तो आप फिर गोला लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम लैक्टेज, पहली बात तो लैक्टेज होता क्या है, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होती है इसको लैक्टोज कहते हैं, मिल्क शुगर। क्या बच्चों, मिल्क शुगर इज लैक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। तो मिल्क शुगर हो गया लैक्टोज, और लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, क्या, हमें एंजाइम चाहिए लैक्टेज। तो हमने क्या किया, हमने लिया लैक्टेज। लैक्टेज क्या करने वाला है, यहां दिया लैक्टेज, और लैक्टेज हमारा इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा। किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा बच्चों। तो ये तो मोनोसैकेराइड हो गई। तो अब हम ये कहते हैं कि क्या पैंक्रेटिक जूस में एंजाइम लैक्टेज होता है, ये बात गलत है, क्योंकि पैंक्रेटिक जूस में
जो कार्बोहाइड्रेशन एंजाइम होता है वो होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ना कि लैक्टेज। अब ये बात तो समझ आ गई, चलो सर पैंक्रियाटिक अमाइलेज है तो पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम लैक्टेज इज रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। क्या हो गई ये हमारी स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग स्टेटमेंट, डब्ल्यू स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। अब जब ये रॉन्ग पता चल गई तो आंसर तो आपके पास आ गया ना, तो आंसर क्या लगाओगे बताओ उस केस में? आंसर आपका हो जाएगा कि भाई जब असर्शन राइट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, रीजन रॉन्ग है, तो आपके पास क्या हो गया? असर्शन ट्रू एंड रीजन रॉन्ग, फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी पे चले गए आप लोग। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा यहां पर, ये तो ऑप्शन मिल गया आपको, आप पहुंच गए सही आंसर पर, आपने इस फंडे पर। मैं आपको टैग ऑन क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पर, क्या कि भाई एग्जैक्टली ये जो पैंक्रिया के अंदर एंजाइम था, तो कौन सा एंजाइम है पैंक्रिया में, ये भी तो समझ लीजिए। ठीक है, तो पैंक्रिया में या पैंक्रियाटिक जो एंजाइम है बेसिकली अमाइलेज, ये अमाइलेज क्या कर रहा है? ये बचे हुए स्टार्च को, जो भी स्टार्च बच गया है उस स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर रहा है। किसमें? माल्टोज में। अब माल्टोज क्या है आपका? तो आप याद रखेंगे माल्टोज एक डायासेक्राइड है, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड थी। तो फर्दर डाइजेशन माल्टोज का कैसे होगा? माल्टोज का फर्दर डाइजेशन बच्चों ध्यान रखना ड्यूडेनम में ही होगा, लेकिन एंजाइम कहां से आएंगे? इंटेस्टिनल ग्लैंड से आएंगे। इंटेस्टाइन के पास खुद की अपनी ग्लैंड्स हैं जो रिलीज करेंगी। तो फर्दर डाइजेशन यहां से तो हो गया ये, अब इसका फर्दर डाइजेशन हम कहेंगे माल्टोज को ब्रेक करेगा कौन सा एंजाइम? माल्टेज। और माल्टेज क्या करेगा बच्चों? किसमें ब्रेक करेगा इसको? बताओ जल्दी बताओ। ये आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है। माल्टोज ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज इनटू व्हाट? तो आप कहेंगे सर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की 2 यूनिट बन जाएंगी, दोनों मोनोसैकेराइड तैयार हो गए, यानी माल्टोज ब्रेक हो गया पूरा। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बच्चों बताओ, अगर हम यहां पे एक और टैग ऑन चीज समझ रहे हैं, वो हम ये लेते हैं कि चलिए ठीक है, हमारे पास सुक्रोज है एक डाइसेक्राइड, सुक्रोज को किससे डाइजेस्ट करें जिससे कि मोनोसैकेराइड बन जाए हमारी? तो सुक्रोज को डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या है? ये भी ड्यूडेनम में मिलेगा, ये भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड दे रही है। तो आंसर सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए हमें सुक्रेज। कौन सा? सुक्रेज। तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा और क्या बना देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना कि क्या बना रहा है। तो आप देखिए यहां पर याद करके भाई ग्लूकोज बनेगा सर, और क्या भाई? फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, भूलना नहीं मेरे बच्चों, भूलना नहीं है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, दोनों मोनोसैकेराइड है। अच्छा ये बताओ यार कि फ्रक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं? ये सब एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। फ्रक्टोज को हम कॉमनली कहते हैं फ्रूट शुगर। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। और माल्टोज का क्या कहते हैं कॉमनली? माल्ट शुगर। और लैक्टोज को क्या कहते थे हम लोग, जो पहले बताया था? मिल्क शुगर। कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। तो यहां तक आपने सारी चीजें समझ ली। ग्लूकोज का तो पूरी तरह से फॉर्मेशन जो हुआ है स्टार्च से करा दिया आपने, ठीक है। और टैग ऑन क्वेश्चन भी देख लिए। चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी पे आ जाओ। वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर थिकर देन द वॉल ऑफ ऑरिकल। क्या कहते हो, सही है गलत है? वेंट्रिकल के वॉल थिक होते हैं? हाँ होते हैं। ऑरिकल कंपैरिजन में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं स्टेटमेंट को लेकर। चलिए रीजन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। द वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेरियस ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। वेंट्रिकल पंप करता है, बिल्कुल उसे पंप करना पड़ता है, और वहां से जब पंप होता है ब्लड तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाता है काफी डिस्टेंस तक। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं।
और मैं कहता हूं कि यार ये वॉल ऑफ वेंट्रिकल थिकर है, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल की वॉल थिकर है, क्योंकि वेंट्रिकल को पंप करना है ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में, दूर दूर तक फेंकना है। अब दूर तक फेंकना है तो मस्कुलर वॉल तो होनी पड़ेगी, थिकर वॉल तो होनी चाहिए ताकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से फेंके, है ना। तो राइट वेंट्रिकल की वॉल राइट ऑरिकल से भी थिकर होगी और लेफ्ट वाले से भी थिकर होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी थिकर होगी, याद रखना। तो सबसे ज्यादा थिकर होती है राइट वेंट्रिकल की वॉल, किसकी, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल से थिकर होगी, ठीक है, लेफ्ट, क्योंकि पूरी बॉडी फेंक रहा है। और राइट वेंट्रिकल समझेगा जस्ट योर लंग। तो लेफ्ट और राइट में पूछेगा तो यूजना आप याद रखेंगे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल ज्यादा थिकर है राइट वेंट्रिकल से भी। और वैसे तो सिंपल सी बात है, वेंट्रिकल की वॉल ऑरिकल की वॉल से थिकर होती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ए एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब आइए जल्दी से एक और क्वेश्चन समझते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्लूड फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। क्या आपको लग रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, क्या सही लग रही है? क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन में, पहली बात तो पल्मोनरी सर्कुलेशन पता होना चाहिए, लंग की तरफ, मतलब हार्ट से लंग की तरफ और लंग से हार्ट की तरफ, यानी इन दोनों के बीच में जो सर्कुलेशन है, हार्ट टू लंग एंड वापस लंग टू हार्ट, लंग से हार्ट की तरफ, ये दोनों जो सर्कुलेशन है इन दोनों ऑर्गन के बीच में पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्लूड फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड, याद रखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग। क्या राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग की तरफ जा रहा है तो क्या वो ऑक्सीजनेटेड है? सोचिए पहले, देखो जरा, मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए यहां पर। ये हमारे पास हो गया राइट ऑरिकल या ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लॉक डायग्राम है खाली, इसे आसानी से समझ सकते हो आप। इसके जस्ट ऊपर हमने बना दिया यहां पे लंग्स, ये लंग का फ्लो है मान लीजिए, यहां पर लंग्स है। आप देखेंगे बच्चों राइट वेंट्रिकल से ब्लड अगर मूव कर रहा है, यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव कर रहा है लंग की तरफ, तो कैसा ब्लड होगा पहले बताओ भाई। राइट वेंट्रिकल से ब्लड अगर लंग में जा रहा है तो लंग में ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, तो कैसा ब्लड होता है वो, डी ऑक्सीजन ब्लड होता है। कैसा होता है? तो ये ब्लड कैसा होना चाहिए, डी ऑक्सीजन ब्लड होना चाहिए, पहली बात तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए। और आप यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां कहा जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ही। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हुई बताओ? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। तो ये तो हो गई रॉन्ग स्टेटमेंट, पहली बात इस फंडे पर, ठीक है। दूसरा, द मेन पर्पज ऑफ दिस सर्कुलेशन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। वैसे देखो यार, इस सर्कुलेशन का यानी राइट वेंट्रिकल से लंग में जाना, प्यूरिफिकेशन करना है ब्लड का, है ना, ऑक्सीजन ऐड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है, तो प्यूरिफिकेशन, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है यार, है ना, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट हो गया। और जब स्टेटमेंट रीजन आपके ट्रू है, असर्शन रॉन्ग है, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, तो देखिए जब असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, तो डी वाला ऑप्शन हम जा रहे हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहां पे क्लियर हो गया। तो क्या ये पॉइंट समझ आ गया? तो डी ऑप्शन क्यों है यहां पर, क्योंकि रीजन तो ठीक है, एज ए स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो असर्शन की स्टेटमेंट दी गई है वो गलत स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। बात समझ आ गई बच्चों? ये ध्यान रखने वाले पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए पहले, या 7 हो गए। इसमें एक चीज मैं ध्यान कराने की सोच रहा हूं, यहां से यहां आपका ब्लड जो गया है वो डीऑक्सीजन ब्लड है, और ये वाली जो ब्लड वैसल है, अब आप मुझे बताओगे विच इज दिस ब्लड वैसल, जो राइट वेंट्रिकल से राइट आपके लंग की तरफ ब्लड लेके जा रही है, कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजन ब्लड है। तो इस इस वैसल का नाम बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी वैसल है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैगोन क्वेश्चन है, इसके साथ में टैगोन बता रहा हूं, तो आप याद रखेंगे दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। कई बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि सर आर्टरी तो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, हां बच्चों करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दीजिए, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और लंग से जब ऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड,
तो फिर ये यहां से लेफ्ट ऑरिकल में आया, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल में लंग से ब्लड जब आएगा लेफ्ट ऑरिकल में तो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि लंग में ऑक्सीजनेशन हो गई। तो मुझे जानना आपसे यह है कि ये वाला जो ब्लड वेसल है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है जो लंग से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड को लेके आ रहा है, ये ब्लड वेसल का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ मुझे कि हां सर इसका नाम ये है। और ये कैसा ब्लड कैरी कर रहा है वो तो आपको दिख ही गया, ऑक्सीजनेटेड है। तो बच्चों ध्यान देना, क्या है, क्या लिखा? यस, काफी बच्चे सही लिख रहे हैं। दिस वुड बी योर, यस, पल्मोनरी वेन, राइट। तो यहां पर आप लिख भी देते हैं, चलो सर ये तो हो गया हमारा पल्मोनरी वेन। तो इसके साथ हमें एक चीज और पता चली कि यार क्या सभी वेन डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है? नहीं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो आर्टरी की डेफिनेशन हम ये कहना चाहिए भाई साहब, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑल आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसी से वेन क्या होती हैं? वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो या कुछ भी आपके सामने, अब वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ऑक्सीजनेटेड और डिफिनेटेड के केस में एक्सेप्शंस बनते हैं, वो यहां पर है। चलिए यहां तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं जल्दी से। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहते हो बच्चों? क्या आप सोचते हो कि फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है? सभी का मत क्या है इस बात को लेकर, सभी की थिंकिंग क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? सभी बताओ जल्दी से, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कमेंट में लिखो जल्दी से। सर एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यूज हो रही है? हां बिल्कुल राइट सर, एनर्जी इसमें यूज हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है, कंज्यूम हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है इसमें। क्यों? सनलाइट देखिए ना, सनलाइट फोटोन के फॉर्मेट में प्लांट की लीफ पर पड़ती है और प्लांट की लीफ में जो आपके मेसोफिल सेल्स हैं वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपके थैलाकोइड्स होते हैं उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, फिर ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, बहुत सारे पिगमेंट हैं। कुछ एक्सेसरी पिगमेंट है, कुछ मेन है। तो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, जो सबसे एनर्जी लेता है और खुद भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी आ रही है फोटोन के फॉर्मेट में, तो एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस बात से हम लोग एग्री कर गए। तो रिएक्शन कैसा है बच्चों? ये यानी ये हो गया स्टेटमेंट मेरा ट्रू कि फोटोसिंथेसिस एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल राइट है। रीजन पे आते हैं, एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? क्या एनर्जी रिलीज होती है बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? क्या कहते हो जल्दी से बताओ। सर कहां रिलीज हो रही है? एंडोथर्मिक रिएक्शन आप पहले हो गई है, ये स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, वो स्टेटमेंट कुछ और है, बिल्कुल ठीक है भाई। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कंज्यूम होती, मतलब यूज अप होती है, एक तरह का एंडोथर्मिक है, रिलीज नहीं होती। अगर रिलीज ऑफ एनर्जी की बात करें तो हम कहेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो नहीं है। फोटोसिंथेसिस कैसा है? एंडोथर्मिक, एनर्जी लेता है, प्रोसेस रिलीज नहीं कर रहा है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट कैसी हो गई? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। ये हो गई रॉन्ग और ये हो गया ट्रू। तो आप क्या लेंगे बताओ? आपके पास ऑप्शन तैयार है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, आप सी ऑप्शन टिक करेंगे। तो खेल खाली इतना है बच्चों, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो बस, और असर्शन को पढ़ा ध्यान से, रीजन को ध्यान से पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अच्छे से कर लोगे। हां एक बात और, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस की, बहुत सारे असर्शन, रीजन और एमसीक्यू एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो मैं आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूं एक और, जिसमें ये तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस हमने की। कुछ और भी कर सकते हैं मेरे पास, आपको पढ़ाई.com पे जाकर लॉग इन कर लेना है, और उससे पहले मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है। फिर वहां पे जितने मर्जी आपको लगता है कि सर क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करो, खूब करो, एवरीथिंग इज फ्री, ठीक। बहुत सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन वहां पर हैं, राइट। तो आपको खाली करना क्या है, पढ़ाई.com पर, और उससे पहले मुझे एक व्हाट्सएप नंबर पर कर लेना, और उससे पहले आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लो यार,
सब्सक्राइब करते ही आपके पास सारी इंफॉर्मेशन खुद आ जाएगी। एंड द नंबर इज राइट है। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सी दिस क्वेश्चन इज concentration of harmful substances is more in humans beings। क्या ये सही है लग रहा है आपको? बताओ, हार्मफुल सब्सटेंसेस का अमाउंट ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। कैसा? क्यों? तो ऐसा कहते हैं, रीजन कहता है ह्यूमंस आर द अपेक्स ऑफ फूड चेन के अपेक्स में मिलता है यार। ये मतलब क्या हुआ? यानी कि प्लांट को खाया किसी हार्बीवोर ने, हार्बीवोर को खाया कार्निवोर ने, कार्निवोर को खाया किसी और टॉप पर्सन ने। तो ये हम ह्यूमन जो है, हम कार्निवोर को भी खा जाते हैं। हम लोग कुछ ऐसे हैं कि ओमनीवोरस हैं। तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो डिटोरिएट नहीं हो रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, उनका अमाउंट ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज्यादा पहुंचेगा। तो ये बात सही है कि कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन ह्यूमन इज मोर एंड ह्यूमन बीइंग्स आर अपेक्स ऑफ फूड चेन। ये इसी वजह से है क्योंकि ह्यूमन जो है फूड चेन के अपेक्स में मिलता है। इसी वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंस का वैल्यू है, अमाउंट है, हम लोगों में ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 पर जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए फटाफट से। द क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर ट्रांसड्यूसर्स। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रांसड्यूसर्स हैं क्या सर, क्योंकि आप फिर आसानी से इसको निकाल लेंगे। ट्रांसड्यूसर वर्ड अगर समझ आ गया तो, किसी को पता है ट्रांसड्यूसर के बारे में? ट्रांसड्यूसर को पता है तो जल्दी से टाइप करके बताओ कि सर हाँ ये होता है। तो ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर मतलब समथिंग, किसी ने कुछ चीज ली और उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे फ्लो करा दिया, है ना, इसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ट्रांसड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं बच्चों? ग्रीन प्लांट आपकी सनलाइट को, ये मान लीजिए मेरे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स की जो लीफ है वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही है ना। सनलाइट आ रही है, सनलाइट का मतलब ये लाइट किस फॉर्मेट में? फोटोन के फॉर्मेट में, मान लीजिए एनर्जी फोटोन के फॉर्मेट में। इसको ये ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी के फॉर्मेट में। सही बात है बच्चा, केमिकल एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है ना। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट सर, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में। तो सब ये बात तो क्लियर हो गई, ग्रीन प्लांट हमारे कैसे हैं? ट्रांसड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम में। बिल्कुल ठीक है, यानी स्टेटमेंट तो हमें समझ आ गया और ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई बिल्कुल परफेक्टली। चलो रीजन वाली स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रोड्यूसर ट्रैप करते हैं रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन एंड चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही तो हमने पहले समझा था। वही चीज इसमें प्रोड्यूसर में लिखा हुआ, इसमें रीजन में लिखा हुआ है, यानी कि ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सही बात है, और एक्सप्लेन कर रहा है। चलो तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? ये तो नहीं होगा, हाँ ये होगा। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ऑप्शन बन गया 1 इज द राइट आंसर। तो बच्चों बताओ, आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन के साथ में आपने कुछ कुछ टॉपिक साथ में टेक ऑन कर लिए, ठीक। मैं आपको आगे असर्शन रीजन के साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेना। और हां, आपकी अगर डिमांड है, आप चाहते हो कि सर कुछ और क्वेश्चंस असर्शन रीजन के, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के और एमसीक्यूज करने हैं, तो मुझे जल्दी से उस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना और अपनी डिमांड बताना। आई वुड बी देयर एंड हेल्प फॉर यू, ठीक है बच्चा। चलो, और हाँ लाइक तो कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना यार, बनता है इतना तो। बाय बाय।